गुड मॉर्निंग दोस्तों, एकलव्य इंस्टीट्यूट मिर्जापुर में आज आप लोगों को संख्या पद्धति का यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का चौथा पार्ट लेकर आया हूं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। और आज मेरा जो होगा अंतिम, इस भाग का अंतिम पार्ट होगा, जो कि आपके परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको करना क्या है, देखिए परीक्षा नज़दीक है। आपको लगभग सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग आपकी तारीख को 18 निश्चित कर दिया, 18 फरवरी को, जो कि उसी के बीच में आपको इतनी तैयारी कर लेना है कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और मेरा जितनी भी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, मैं इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, एकलव्य इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको सभी को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करूंगा, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से। आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको मेरा सहयोग हमेशा 24 घंटा सहयोग रहेगा, और मेरा वीडियो जो होगा हमेशा आपके समीप जाता रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज मेरा अंतिम, इस टॉपिक का अंतिम पार्ट होगा। मैं अगले बार जो आऊंगा, कल लेकर आऊंगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आऊंगा, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। यानी वो अगला टॉपिक मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। मैं पर डे अपना दो वीडियो, एक वीडियो मैं आपको डालता रहूंगा, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, यानी परीक्षा का मैंने टारगेट बना रखा है, और इस परीक्षा में सभी पार्ट को मैं आपको बेहतरीन ढंग से आपको दूंगा, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनाएगा। आज जो है मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पॉइंट होगा, वह आपका संख्या पद्धति का बेसिक पॉइंट का सबसे लास्ट पॉइंट होगा, जो आपको मैं इस माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ। देखते हैं आज मैं इस परीक्षा को, यानी इस पार्ट का सबसे अंतिम पॉइंट में आपको कैसे और बेहतरीन ढंग से आपको बताते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बनाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए आज जो है हम आपको मैथ का ये चौथा पार्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का लाया हूं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा, 5A7 में 335 को जोड़ने से संख्या 8B2 प्राप्त होती है। 8B2 प्राप्त होती है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो ए का अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों। इसको एक क्वेश्चन जो एक बार नहीं हजारों बार आया है, बहुत सी परीक्षाओं में आया है, लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए मैं इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। पहला, जैसे आप जोड़ घटाना करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 5A7 में आप 335 को जोड़ना है, 335। तो देखिए 5A7 में आपको जोड़ना है 335। आप जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में जोड़ते हैं उसी तरह से हम इसको भी जोड़ेंगे। 7 5 12 होता है। अब हासिल हमारा 1 बचा है दोस्तों, ध्यान रखना हासिल 1 है, लेकिन यहाँ पर ए और एक अक्षर है और एक अंक है, तो आप यहाँ पर इन जोड़ सकते हैं A+1+3, लेकिन इसके स्थान पर मैं आपको बी कोई नंबर ले लेते हैं, ABCD का बी ले लेते हैं, और 5 3 8। यही कह रहा था कि 8B2 प्राप्त होता है। अब कह रहा है संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। 3 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम आपको जानना चाहिए। सर्वप्रथम मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि 2 से कटने का नियम, यानी 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 2 से कटने का नियम मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2 से कटने का नियम, यानी लास्ट में 0 हो, सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 8 10, तो ये ऑलरेडी संख्या 2 से एक बार जरूर कटेगी। मैं एक बार की गारंटी दूंगा दोस्तों, ये नहीं कि हमेशा आपने सर जी ने कह दिया कि नहीं हमेशा 2 से कटना चाहिए, जरूरी नहीं है। सिर्फ एक बार कटने की आवश्यकता है, एक बार जरूर 2 से कटेगा, यानी 2 से कटने का यही तरीका है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन की जब बात किया हूं, तो क्वेश्चन की बात किया हूं, तो देखिए
दोस्तों ये क्वेश्चन जो बात किया गया है यानी इसमें 3 से कटने का नियम की बात करता है, 3 से कटने के नियम की बात करता है और 3 से जो कटने का रूल होता है सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाता है। यानी 3 से जो कटने का नियम है, 3 से कटने का नियम मैं बता रहा हूं, कटने का नियम, कटने का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दे रहा हूं, जैसे 5 + 2, 7 + 3, 10 + 2, इन सभी को जोड़ लीजिए, इन सभी को जोड़ लीजिए कि 12 आएगा। 5 2 7 3 10 2 12, 12 जो है 3 से कटेगा। यानी सभी संख्याओं को जोड़, सभी संख्याओं के यदि जोड़ लेते हैं और वो संख्या 3 से विभक्त हो जाती है तो ये कटने का नियम है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए 8b2 प्राप्त होता है और यह संख्या 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 3 से विभक्त होने का भी आपको मैंने रूल बताया। तो 8b 8 + b + 2, अब इस संख्या को भाई हमें 3 से विभक्त करना है। 3 से विभक्त करने का आपको रूल बताए कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 के पहाड़ा में आती है तो वह संख्या 3 से जरूर विभक्त होगी। देखिए अब b 8 2 10, 10 2 12 यानी 3 से विभक्त हो जाना चाहिए। यहां पर b के स्थान पर मेरा यदि मैं 2 ले लेता हूं तो कट जाना चाहिए, और मैं 5 भी ले लेता हूं, 8 5 13 2 15, तब पर भी कट जाता है, और 8 भी ले लेते हैं तब पर भी आपका। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि a का अधिकतम मान पूछा है कि न का न्यूनतम मान है। तो a के अधिकतम मान तब होगा जब b का अधिकतम मान होगा तभी। यानी a के स्थान यानी b के स्थान पर यदि मैं 5 लेता हूं, 8 + 5 + 2 बटा 3, 8 5 13 2 15, यानी 15 बटा 3, यानी ये कट गया पूरी तरह। यानी b का एक मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब अगला भी b का मान कितना होना चाहिए, 8, यानी 8 पर भी विभक्त हो जाएगा। b का मान 8 और b का मान 5, तब यह संख्या आपको विभक्त हो जाएगी। देखिए ऐसा मैं क्यों 2 भी ले सकते थे, आपके कमेंट बॉक्स में आता कि सर 2 क्यों नहीं लिए, इसलिए मैं नहीं लिया 2, क्योंकि a का अधिकतम मान तभी संभव है जब b का अधिकतम मान होगा। जब b का अधिकतम मान होगा तभी ये बात हमारा लागू होगा, अनदर नहीं। अभी देखिए b का मान मैंने यहाँ पर आपको बताए थे कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई। देखिए 8b और b की वैल्यू हमने यहाँ पर देखिए लिखा था, a एक हासिल आपको वहां एक बचा था, a + 1 + 3, यदि 2 लेते तो माइनस में चला जाता, इसलिए मैं 2 नहीं लिया। अब b का यहाँ a का अधिकतम मान की बात किया था, इसलिए मैं b की अगर मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 में से 8 गया, 8 में से 4 गया 4, यानी a का वैल्यू क्या आएगा 4। तो ये ऑप्शन है 4th नंबर। ये चौथा आपका एक रेट बताएगा, यानी चौथा नंबर जो बताएगा आपका ये 4 की बात करें। यानी a का अधिकतम मान तब प्राप्त अधिकतम होगा जब b का अधिकतम मान होगा तब। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेम वहां पर आपको एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ था, उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़ने से 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से विभक्त। तो 2a + b का मान क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपके हाई कोर्ट में आया था, एसएससी में आया था, पुलिस में आया था, रेलवे में आया था। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस टाइप के जितने भी मैं 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। तो देखिए इसको भी सेम तरीके पर आप जाएंगे। 4a3 को क्या जोड़ेंगे, 984 जोड़िए, 984 आप जोड़ दीजिए 4 3 7। देखिए ये मैंने बताया कि अक्षर है और एक अंक है, तो आप इसके स्थान पर मैं b ले रहा हूं, तो 9 4 13।
यानी 13B7 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है 13B7 प्राप्त होगा। अभी इसकी वैल्यू मैं तब निकालूंगा क्योंकि a प्लस 8 बराबर को हमने b माना है। ये माना है, आपको ये समझना होगा कि ये मान करके सर जी ने b को लिखा है, b लिखा है। अब देखिए, अब कह रहा है कि यह संख्या 11 से विभक्त होगी। मैंने अभी रूल बताया 2 का 3 का। अब आपको मैं 11 का रूल बता रहा हूं कि 11 से कटने का रूल क्या होना चाहिए। 11 से वह संख्या तभी कटेगी, देखिए, सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 का पहाड़ा आ जाए तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभक्त हो जाएगी। 11 से विभक्त रूल होना यही है। सम स्थान, देखिए 11 का नियम मैं लिख दे रहा हूं। 11 का नियम, कटने का जो नियम है, कटने का नियम इसको कहते हैं कटने का नियम। कटने के नियम की बात करते हैं। तो अब देखिए 11 सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, और विषम स्थान, ये सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंक, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी इसका योग और इसके योग का अंतर 0 हो या 11 का पहाड़ा 11, 22, 33, 44 कुछ भी आए, यह संख्या 11 से विभक्त होगी। ये रूल है दोस्तों, ये रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि रूल आपको पता होना चाहिए, संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप मैथ के बारे में विशेषता हासिल कर सकते हैं। आपको विशेषता हासिल नहीं करना है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आपको गणितज्ञ नहीं बनना है, आपको अपने सिलेक्शन, अपने मार्गदर्शन में जाना है, जिससे हमें अधिक से अधिक। नेक्स्ट आगे इसी क्वेश्चन को हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में अब हम सम स्थान, सम विषम आप जानते हैं कि सम विषम, तो इसको सम स्थान को जोड़ लेते हैं। 1 प्लस b आया, माइनस 3 प्लस विषम आया 3 प्लस 7। इसका अंतर यदि 0 आ जाता है, इसका अंतर क्या आ जाए, 0 या 11 का पहाड़ा के रूप में आए, तो संख्या 11 से अवश्य घटेगी। अब देखिए 7 3 10, यानी यहां पर भी मेरा 10 होना चाहिए, यानी b का मान क्या होना चाहिए, 9। तो 1 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 7, यानी 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी b का मान कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यह 11 से कटेगा, जब b का मान 9 होना चाहिए तो 11 से कट जाएगा। अब हमने माना क्या था कि a प्लस 8 को हमने b लिखा था, जब b का मान 9 आया है तो a का मान कितना होगा, a प्लस 8 बराबर 9, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी a का मान 1 आया और b का मान क्या आया, b का मान मैंने 9 लिया था। तो ये 2 वैल्यू आपको प्राप्त है। अब इस 2 वैल्यू का मान हम इसका मान पूछा है, तो इसमें आप रख दीजिए। इसमें जब आप रख देते हैं तो आपसे पूछा क्या है, 2a प्लस b, यानी a का मान जो है 1 आया, 2 गुणा 1, और b का मान जो है 9 आया, तो 9 आया, तो इसको आप रख लीजिए। b का मान की बात करते हैं, a 9 आया, तो 2 1 कम 2 और 9 11, यानी यह संख्या 11। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में 11 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने देखा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा। देखिए 2 संख्याओं को 22 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 25 और 30 प्राप्त होते हैं। यानी ये क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं को 22 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 25 तथा 30 प्राप्त होता है।
उन दोनों संख्याओं के योगफल को 22 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन को आप सोचेंगे कि ये सर कहाँ से क्वेश्चन ला दिए। ये आपको बुकों में बहुत रेयर केस में किसी बुकों में मिलेगा, अन्य सभी बुकों में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मैं आपको परीक्षाओं की दृष्टि ये क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आपकी भाई परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। आप 37 या 38 क्वेश्चन आए तो मेरा लक्ष्य है कि आप 30 क्वेश्चन 30 प्लस में करके आओ मैथ के, तब मुझे मेरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सफलता प्राप्त, यानी हम लोग का अथक प्रयास के माध्यम से ये आगे बढ़ेगा। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे इसका बेसिक तरीका या बेसिक पॉइंट मैं बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं को 22 से, यानी दो संख्याओं, तो संख्या आप मान लीजिए भाई वो संख्या क्या है, x और y है, माना गया है संख्या। ये बेसिक बता रहा हूं, लेकिन आपको शॉर्ट, ये बेसिक बहुत लंबा पॉइंट है, तो बहुत लंबा है, तो इसको मैं आपको केवल तरीका बता दे रहा हूं और शॉर्ट में आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। तो ये संख्या हो जाएगी 22x और शेष क्या होता है 25, शेष 25 हो गया, पहला पॉइंट हो गया इसका। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसी का 22y प्लस 30। ऐसा क्यों हुआ आप जानते हैं, ऐसा आप सोचेंगे क्यों हुआ, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी का प्रयोग मैंने किया है। तो जिससे आप भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें गुणा करते हैं वो भागफल, और शेषफल आपको दिया है। इसका इसमें गुणा किए, भाजक इंटू भागफल 22x आया और शेषफल को जोड़ देंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ पालन। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं को के योगफल को, इन दोनों संख्या जो दो संख्या प्राप्त हुई है इनके योगफल को 22 से भाग दें। चलिए इनको हम योग करते हैं, आपको सॉल्व करा देते हैं। 22x प्लस 25 प्लस 22y प्लस 30 को यदि कह रहा है 22 से भाग दे, 22 से भाग दे तो शेष क्या प्राप्त होगा भाई। तो देखिए इसमें 22 से जब भाग देंगे तो ये x है ये y है, तो आपको भाग तो जाएगा नहीं। तो इसका आपको ऐसे भाग, जैसे आप बेसिक में भाग करते हैं 22x प्लस 22y, एक क्रम से लिख लिया जाए, 5 और ये 55 आया, इसमें हम भाग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 22 से x प्लस वाई लगा है तो x प्लस वाई बार ले जाइए, x प्लस वाई बार ले जाइए, तो ये हो जाएगा 22x और ये हो जाएगा 22y हो जाएगा। देखिए घटने पर एक कट जाएगा, आपका 55 बचा। फिर आप कितनी बार 22 दूना 44, यानी 22 दूना 44, आंसर क्या है 11। ये ऑप्शन देख लीजिए। ये आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैं इसका शॉर्ट आपको तरीका बता दूंगा। ये तो आपने बेसिक तरीके से आपने लगाया भाजक भागफल और शेषफल के माध्यम से। अब इसका जो है सबसे शॉर्ट तरीका क्या है अपनाएंगे भाई। देखिए अब देखिए इसका साथ ये जो शेषफल आपका दिया है, जो ये शेषफल दिया है, इन दोनों से संख्याओं को जोड़ेंगे। 25 प्लस 30 को हम 22 से भाग कर दें, 22 से भाग कर दें तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 25 30 आप जानते हैं कि 30 20 50 5 55 में 22 से भाग कर देंगे, 22 गुना 44, शेष कितना हो जाएगा 11। देख लेंगे एकदम। ये आपका सेकंड टाइप का था, टाइप सेकंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इतने बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें चाहे हाई कोर्ट की बात करें, ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यह जो क्वेश्चन है ये आपके साधारण क्वेश्चन नहीं है, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है भाई। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि 10.25 का द्विआधारित संख्या क्या है, यानी बाइनरी संख्या। आपको बाइनरी, हमारा जो कंप्यूटर पढ़ता है दोस्तों, हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की गणना करता है, अन्य किसी की गणना नहीं करता है। सिर्फ वह पढ़ता है 0 और 1, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है। और जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें
आप कर सकते हैं कि कीबोर्ड के माध्यम से, लेकिन उसकी जो गणनाएं होती हैं सिर्फ 0 और 1 होती है। तो 0 1। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? ये जरूरी नहीं है कि ये 25 है, मैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 का द्विआधारित की बात कर रहा हूँ, तो इसका मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा, 1 नंबर मुफ्त का मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए 25 आप जानते हैं भाग करना, आप जानते हैं, आप भाग कैसे करेंगे ये आपको जानना। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ आप 2 से भाग करेंगे और किसी भी संख्या से भाग नहीं करेंगे दोस्तों। सिर्फ किसका भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। यदि आप इसमें 2 से भाग कर देते हैं तो भाजब्रा भाजक इंटू भाग प्लस, अरे वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका पिछला पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बताया है, और उसको देखते रहिए दोस्तों। और अगर अच्छा लगेगा वो वीडियो तो बहुत अच्छे से लाइक करिएगा। हमारी जो संस्था ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आपको बहुत प्रेरणा देंगी। हमारे यहाँ भी जो सारी कक्षाएं चल रही हैं सुबह से शाम तक की चल रही है, सारे टीचर्स जो हैं अनुभवी लगे हुए हैं, और सब एक की प्रेरणादायक बनाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में सफलता का मार्गदर्शन देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसे 2 से हम भाग करेंगे, सिर्फ 2 से भाग करेंगे। 2 से आप 25 में भाग करेंगे, तो 2 से जब भाग करेंगे तो 12 दूना 24, ये 12 जाएगा और शेष है ये शेष। जिससे भाग करते हैं ये शेष, जिससे भाग करते हैं वो भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाज्य। और यहाँ पर शेष फल प्राप्त हो गया। फिर 2 से भाग कर दीजिए, 2 छक्के 12, तो क्या बचा भाई? ये कट गया पूरी तरह से, 0 आया। फिर 2 से भाग कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 की बात किया तो ए भी आपको कट गया। फिर 2 से आप भाग कर दीजिए, 1 और 1, यानी आंसर हमारा 1 1 0 0 1 प्राप्त। ये जो है आपका आंसर की बात किया गया है कि 1 1 0 0 1, यानी इसको भाग करने का यही तरीका है कि आप इसमें सब भाग कर दीजिए। तो भाग कर दिए हैं आपने, 2 से भाग कर दिया 25 में, तो 12 दूना 24, शेष 1 बचा। फिर 2 से भाग कर दीजिए, 6 आया, 0 आया। फिर 2 से भाग कर दीजिए आपने, 0 आया। फिर 2 से भाग किए, यानी आंसर लिखेंगे किस साइड से? 1 से लेकर यहां तक की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन की बात। अब इसी पर मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूं जिससे आपकी परीक्षाओं में गलत न हो। अब देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पर 99 ले लिया, तो 99 का आप बाइनरी डेसिमल क्या लिखेंगे? बाइनरी डेसिमल आपका तरीका वही है दोस्तों कि आप सिर्फ 2 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 18, शेष 1 बचा। शेष आपको इधर लिखना है, शेष इधर लिखना। फिर 2 से भाग कर दिए, 24 दूना 48, 1 शेष बचा। फिर 2 से आप भाग कर दीजिए, कट गया पूरी तरह से, तो 0 लिखेंगे। 2 से भाग कर दिए, कट गया तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से भाग कर दीजिए, कट गया, 0 लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे, 1 और 1। ये आपका आंसर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी नीचे से ऊपर इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1 1 0 0 0 1 और 1। तो ये आपका आंसर। यहां पर आपका 2 भी हो सकता है और 10 भी, इससे आपको मतलब नहीं है कि यहाँ C भी लिख सकता है, 10 भी लिख सकता है, 2 भी। तो आपको ये नहीं चेंज करना है, सिर्फ आपको अपने आंसर पर ध्यान देना है कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए अगला इस टाइप का, अगले मैंने संख्याओं की बात किया, संख्याओं की बात किया। जब संख्याओं की बात करते हैं उसके बाद जो है हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे आया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 1 1 0 0 1 1 की बात करते हैं, 1 1 की बात करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में, मैंने अगर आपको बताया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो आप जानते होंगे कि इसको मैं बताया हूं कि इसको आप जानते हैं कि आप इसको कैसे लगाते हैं। चलिए देखिए, इस जो अभी आपने संख्याओं से ऐसा क्वेश्चन लाया, अब इससे आप संख्या कैसे लाएंगे? इससे आप संख्या कैसे लाएंगे? तो स्थानीय मान आप जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान निकालना
सर्वप्रथम स्थानीय यहाँ 1 है तो 1 लिखे, वहां पर मैं 2 से भाग किया था और लेकिन यहाँ पर मैं 2 से गुणा करूंगा, 2 से गुणा कर, और घात जो होगा 0 के रूप में, 1 के रूप में, 2 के रूप में, 3 के रूप में, 4 के, ऐसे ये बढ़ती जाएगी, जितनी हमारी संख्या रहेगी घात बढ़ता जाएगी। तो पहली घात आप 0 लिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको आज नोट में बताना चाहता हूं कि यदि किसी के पावर 0 का मान, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान सदैव 1 होता है। क्या होता है? सदैव। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, आपको सब पता है, और पश्चिम में जाकर, इस यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरह से ये भी सत्य है कि किसी के पावर 0 का मान सदैव 1 होता है। चलिए, तो एक होगा यहां से। नेक्स्ट अगला की बात करते हैं, जैसे 1, अब इसकी घात बढ़ेगी 2 के, यानी किसी के पावर 1 का मान सदैव वही होता है, 2 इंटू 2। अब अगला आ गया 0 इंटू 2 के पावर 2 की बात करेंगे। देखिए घात बढ़ा, 0 1 2 भी वैल्यू 0, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 2 के पावर 3 की बात करेंगे तो 0 आएगा। 1 इंटू 2 के पावर 4 की बात करेंगे तो 16 आएगा। 1 इंटू 2 के पावर 5 की बात करेंगे तो 32 आएगा। तो इसको आप सभी लोग जोड़ लीजिए, 6 2 8 2 10 1 11 3 1 4 1 5, तो ये आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए, छठे क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन जो है था कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। क्या है? मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या कितनी है? 140 है, तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या है? तो इसको मैं 2 तरीके से आपको बता दे रहा हूं। मैंने बता रहा हूं कि एक साइड में आप गाय लिख लीजिए, एक साइड में क्या लिख लीजिए? मुर्गी लिख लीजिए। शॉर्ट में लिखते हैं तो गाय को आप x मान लीजिए और मुर्गी को क्या मान लीजिए? y। तो आप जानते हैं कि गाय के 4 पैर होता है और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो 4 का पैरों की बात कर रहे हैं तो इसको 4 का गुणा कर दीजिए और मुर्गी को 2 से गुणा कर दीजिए। अब कह रहा है कि इनके कुल पैर कितने हैं? 140 हो गए। ये पैरों की बात कर दिया गया, ये पैरों की बात करिए, पहला पॉइंट पर। अब सिर, मुर्गी के भी सिर 1 होता है, गाय के भी सिर 1 होता है। तो x प्लस y 1 का गुणा कर दीजिए और 2 कुल टोटल सिर कितने हैं? 48। 1 और 2 को आप अगर हल कर लेते हैं, यदि यहां से 2 को 2 का गुणा कर दीजिए इस पूरे पॉइंट में, या तो आप हल करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2y होगा। 48 दूना 96 की बात करेंगे तो ये घटा दीजिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2x आएगा, 2x बराबर हो जाएगा 48 दूना 96। 140 में आप 96 घटा दीजिए, ये आएगा। देखिए 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 13 में से 9 गया 13 की बात करते हैं, यहाँ 96 की बात करते हैं तो 13 में से 9 गया 4, 9 4 13 की बात करेंगे तो ये 44 आया। तो x बराबर कितना आ गया? 22। यानी x का मान 22 आया। और हमने बेसिक में बताया था कि x प्लस y बराबर 48 होता है। तो x का मान यदि 22 आया है, 22, तो y का मान कितना आएगा? y का मान की बात करेंगे तो ये 6 यानी 26। यानी आपको माने क्या थे? मुर्गी कितना हो गई? 26 और गाय कितना हो गया आपका? 22। ये आपकी 22 की बात है। इसका शॉर्ट तरीका देखिए, इसका साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका आंसर आपको पूछा गया है। मुर्गियों की संख्या आपकी कितनी आई है? 26 की बात कीजिए। तो इसका 7 तरीका देखिए। तो 7 तरीका है, पहले आप गायों की संख्या निकाल लीजिए। गायों की संख्या निकालेंगे। गायों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 140 में आप 2 से भाग करके 48 को घटा दीजिए। तो ए आएगा 70, 70 में से 48 आप घटाएंगे तो ए आएगा 2। देखिए 70 में से 2, 6 में से 4 यानी 22, यानी गायों की संख्या 22। अब मुर्गियों की संख्या निकालना है तो 48 में से आप 22 घटा दीजिए तो मुर्गी की संख्या आ गई, यानी मुर्गी की संख्या आ गई कितना? 26। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
यानी गाय की संख्या निकालने के लिए इसमें 2 से भाग कर दीजिए और 48 इसको घटा करके गाय की संख्या 22 आ गई। मुर्गी को घटाना है, मुर्गी को निकालना है तो 48 में से 22 घटा दिए तो 26 क्या हो जाएगा, ये मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी टाइप के क्वेश्चन की बात किया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काफी बदलाव किया गया है। गाय, कुछ गाय और उतनी ही संख्या में गाय मालिक कहीं जा रहे थे। आधे गाय मालिक अपने गाय का नेतृत्व कर रहे थे, यानी देखभाल कर रहे थे। शेष आधे गाय पर बैठे हुए थे। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 130 हो तो गाय की संख्या क्या होगी, यही आपसे मैंने पूछा है। मान लीजिए देखिए गाय और मालिक की ना तो आपको क्लियर है कि गाय कितनी है, ना आपको क्लियर है कि मालिक कितनी है। तो चलिए, तो मालिक या गाय की मान लेते हैं कि एक की संख्या आपकी x है, माना गाय जो है x है, तो मालिक भी आपका x ही की बात किया जाए। अब देखिए गाय के 4 पैर की बात किया जाता है और मालिक की बात किया गया तो आधे की बात किया गया, तो आधे गाय पर बैठे हुए थे, तो इनके टांगों की संख्या की बात किया गया। इनकी टांगों की टोटल संख्या आपकी कितनी है, 130 है। तो इसी को हल कर लीजिए, तो ये कट गया, यानी ये 5x आ गया, 5x बराबर 130, तो x बराबर कितना हो गया, 5 दूना 10, 5 छके 30, यानी x बराबर क्या हुआ, 26। यानी गायों की संख्या कितनी आई, टोटल 26। यानी गाय को मान लीजिए कि गाय कितने थे, x, और मालिक भी आपके x। तो क्लियर नहीं पता था, लेकिन आपको पता है कि गाय की संख्या 4, गाय की पैर जो होती है 4 की बात किया जाता है, और जो मालिक की बात किया कह रहा है कि शेष आधे गाय पर बैठे, तो आधे कर दीजिए, तो आधे कर दिए, 2 टांग थे तो आधे कर दिए, तो 2x हुआ, एक कट गया, तो टोटल 4x प्लस x प्लस 5 हो गया। 5 बराबर होता है एक टोटल की संख्या, टांगों की संख्या 130 है, तो x बराबर 26, यानी 26 जो है गाय की संख्या कितनी है आपकी, 26। नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक आदमी अपने नौकर को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष के पश्चात 100 रुपया और 1 रुमाल देता। कितने वर्ष के पश्चात भाई, 1 वर्ष के पश्चात, यानी 1 वर्ष मतलब 12 महीना, 1 वर्ष में 12 महीना होता है। 1 वर्ष में आप 100 रुपया और 1 रुमाल देते हैं। सेवक ने केवल कई महीना काम किया भाई आपके यहाँ, 8 महीना काम किया, तो आप 8 महीना जब काम किया तो आपने उसको कितना रुपया दिया, 60 रुपया और 1 रुमाल दे दिया भाई। तो उसकी कीमत क्या थी, उसकी कीमत क्या थी, तो यहाँ पर लिखा है इसकी कीमत जो है, तो रुमाल की कीमत की बात किया गया है। ये जो आपका रुमाल की बात किया गया है, रुमाल की कीमत क्या है, रुमाल की कीमत क्या है, ठीक ना। तो रुमाल की जब बात कर रहे हैं तो रुमाल की कीमत क्या है। एक आदमी ने एक नौकर को 1 वर्ष में आपको एक देखना है कि 1 वर्ष बराबर होता है 12 माह। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप किसी नौकर को अपने यहाँ रख लेते हैं कि भाई आप नौकर को रख लेते हैं। जब नौकर को रख लेते हैं तो आप कहते हैं भाई चलो हम आपको 1 साल के लिए रखते हैं। तो 1 साल में आप उसको कहता है कि भाई हमें कितना मजदूरी देंगे या कितना आप मुझे देंगे। तो आपने कहा चलो भाई मैं 100 रुपया आप यानी आपको 100 रुपया पर डे दूंगा और कपड़े भी दूंगा, ठीक। लेकिन वो कुछ दिन काम किया और चला गया, तो वही पूछा कि मैंने मेरा जितना दिन काम किया उसका पैसा दे दीजिए और जो कपड़े का दाम है उसकी बात संख्या बताइए। वही आपको एक क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो 1 वर्ष यानी 12 माह बराबर, यानी क्या क्या 12 महीने में आपने क्या किया है भाई, 12 माह तो वो काम किया, तो 12 महीने के पश्चात 100 रुपया और 1 रुमाल देता है। 100 रुपया, 100 रुपया आज के जमाने में ध्यान रखो, 12 महीना है 100 रुपया, 100 रुपया और 1 रुमाल, 1 रुमाल आपको वो देता है। लेकिन सेवक ने क्या किया, सेवक को भाई नहीं पोसाया 100 रुपया में, तो क्या किया भाई चलो आपके यहाँ 8 महीना कर लिया, तो 8 महीना वो काम कर लिया, ठीक ना। जब 8 महीना वो काम किया तो कितना महीना काम किया भाई, 8 माह काम किया। 8 माह काम किया तो आपने उसको कितना दे दिया,
आपने दिया कितना, 60 रुपया आपकी ओर देते हैं, ठीक ना, कितना देते हैं, 60 रुपया, 60 रुपया और एक रुमाल देते हैं कि भाई जाओ, अब गुस्से में हो गए, 60 रुपया और रुमाल दे दी। तो अब यहां से देखिए आप इसको घटा लीजिए, 12 में से वो 8 महीने काम किया है तो बचा कितना, 4 माह, 4 माह, ये आपसे कट जाएगा तो 100 में से 60 घटा देंगे, 40 रुपया बचा, यानी 4 महीने में 40 रुपया, तो 1 महीने में, तो 1 माह बराबर कितना, 40 बटा 4 यानी 10 रुपया, यानी वो 10 रुपया आपके यहाँ काम करेगा, बोलिए नहीं करेगा ना। तो इस तरीके से मान लीजिए इस क्वेश्चन में भाई 10 रुपये की बात किया गया, तो हम चलिए इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 रुपया की बात कर रहा है, यानी एक 10 रुपया, 10 यानी 12 महीना वो काम किया है आपके यहाँ, वो 12 महीना काम किया है, तो 12 माह बराबर कितना, 100 रुपया प्लस 1 रुमाल, रुमाल की बात किया गया, तो 1 माह बराबर 10 रुपया, तो 12 महीना बराबर कितना, तो 12 दहा में 120 रुपया बराबर 100 रुपया प्लस रुमाल, 1 रुमाल की बात किया गया, तो 100 घटा दीजिए, तो 1 रुमाल की जो कीमत है कै रुपया है भाई, 20, यानी आपका आंसर आना चाहिए 20 रुपये, यानी रुमाल की कीमत क्या है, 20 रुपये। इस क्वेश्चन को आप ऐसे हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको लाए हैं कि एक क्वेश्चन है कि एक सूक्ष्म जीव, कोई भी बैक्टीरिया की बात करते हैं, कोई भी जीव की बात करते हैं, इंसेक्ट की बात करते हैं, कोई भी प्राणी है, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगुना कर लेता, क्या कर लेता है, दुगुना कर लेता। 30 दिन यानी पूरा महीना, 30 दिन के अंत में इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 84 लाख। तो बता रहा है कि इसकी संख्या 21 लाख कब होगी, इसकी संख्या 21 लाख, यानी अब हमें 30 दिन का गणना करना है, 1 से लेकर के भाई 30 दिन, अपनी संख्या को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है, यानी कोई भी जीव बैक्टीरिया है वह 30 दिन तक चला, अपनी संख्या को दुगुना कर लिया। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि 21 यानी टोटल इसकी संख्या 84 लाख हो गई 30 दिन तक, 84 लाख हो गई, लेकिन आपसे पूछा कि 21 लाख किस दिन होगा, तो बेसिकली ऐसे ही जानकारी में बता सकते थे, लेकिन आपको यहाँ मैं सलूशन करा दे रहा हूँ कि भाई चलिए सलूशन के माध्यम से। तो मान लीजिए पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, पहला दिन की बात कर लेते हैं, पहले दिन की बात करते हैं, दूसरे दिन की बात कर लेते हैं, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये 28वें दिन हो गया, 28वें दिन हो गया, ये 29वें दिन हो गया, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऊपर लिख रहे थे तो 28वें दिन की बात हो गया, 28वें दिन, 29वें दिन, और ये आपका 30वां दिन की बात, यानी इसकी संख्या 84 लाख है। कितने दिन में, 30 दिन में 84 लाख, ये 84 लाख है, 84 लाख है। देखिए ये दिन है 1 2 3 डैश 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 28 29 30, यानी 1 महीने की बात पूछा है क्वेश्चन में कि 1 महीने के अंत में इसकी संख्या 84 लाख थी, 84 लाख थी। अब पूछा है कि 21 लाख कब होगी भाई, हर 24 घंटा में दुगना हो रहा, तो चलिए 84 का ये दुगना की बात कर दिया, तो दुगना, तो यहाँ पर रहा होगा कितना, 84 का आधा 42 लाख रहा होगा, ये 42 लाख होगा, यानी 42 दूना 84, यानी इसका दुगना है। अब इसका आधा कितना रहा होगा, 21 लाख, 21 लाख, यानी कितने, कौन सा दिन में, 28वें दिन में, 28वें दिन में 81 लाख था, बस बेसिकली हो गया। यही तो आपका से क्वेश्चन मैंने पूछा था कि देखिए जो 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगना कर लेता है, तो 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख हो जाती है। जब ये 84 लाख होगी तो इसकी संख्या 21 लाख कब होगी दोस्तों। तो बस आपको सीधा 1 से लेकर 30 दिन तक गिनती लिख लेना है। 30 दिन में 84 हो रहा, तो इसका आधा दुगुना की बात का 42, 42 का 84, 21 का 42, आपसे पूछा है 21 लाख कब होगी, यानी 28वें दिन, आपका 28वें दिन जो है यह 21 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक आदमी ने एक सेवक, एक
एक आदमी ने एक सेवक एक शर्त पर रखा कि वो 80 रुपया और एक जोड़ी जींस दे। सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया, एक जोड़ी जींस देगा। एक वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद सेवक ने केवल 9 महीने की सेवा दी और 55 रुपया और एक जोड़ी जींस प्राप्त किया। तो जींस की कीमत क्या है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये जरूर लिखिएगा, इसका सलूशन जरूर भेजिएगा। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में जरूर देखूंगा क्या आपका ये आंसर सही आता है कि नहीं। ये आपके लिए मैं स्पेशली छोड़ रहा हूं। मैं कल जरूर आपको देखूंगा कि क्या इस क्वेश्चन को आपने पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। एक सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन ही है, लेकिन ये मैथ में इंक्लूड है कि आपको मैंने बताया कि आधी रीजनिंग मैथ होती है और मैथ के बिना कोई संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या 5 मेहमान जो है, 5 यहाँ की बात किया, 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। मिलाने की कुल संख्या, जबकि कोई 2 व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ ना मिलाएं। चलिए देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। 5 मेहमानों के हाथ मिलानों की कुल संख्या क्या हो, जबकि इसमें कंडीशन है जब कोई 2 व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ ना मिलाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 मेहमान आपके यहाँ आ गए। जब 5 मेहमान आपके यहाँ आ गए तो आप क्या करेंगे कि 5 मेहमान जो है एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिलाएंगे, जबकि एक बार हाथ मिलाएंगे, हमने किसी बार हाथ नहीं मिलाएंगे। यह कंडीशन की बात कर रहा है। तो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आपको बेसिक में बता देता हूं, 5 तक गिनती लिख लो। 1 2 3 4 5, ये 5 मेहमान है आपके यहाँ। तो पहला जो मेहमान है, ये मेहमान है, कितने लोग से मिलाएगा? 1 लोग से, 2 लोग से, 3 लोग से, 4 लोग। तो पहला वाला 4 लोग से हाथ मिलाएगा। भाई आप लिख लो बेसिक में, 4 लोग से मिलाएगा। शर्त मैंने रखा है कि कोई दो व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ नहीं मिलाएगा। ये मिला लिया तो फिर आप इनसे नहीं मिलाओगे। इसलिए जब इनका नंबर आया तो ए जो है इनसे मिलाएंगे, इनसे मिलाएंगे, इनसे मिलाएंगे, यानी ए भी कितनी बार मिलाएंगे? 3 बार मिलाएंगे। अब ये दोनों लोग तो गए। अब इनका जब नंबर आ गया भाई तीसरे वाले, तो ये 2 लोग से सिर्फ मिलाएंगे, यानी 2 लोग से मिलाएंगे। जब इनका नंबर आया तो 1 लोग से इन सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 लोग से आप ये हाथ मिलाएंगे। लेकिन इसी को, ये तो बेसिक कंडीशन था, इसी को हम फार्मूले के माध्यम से आपको कैसे बताते हैं। फार्मूले के माध्यम से जब आपको हाथ मिलाएंगे तो देखिए, तो हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या, मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की जब संख्या की बात किया जाता है तो ये बेसिक फार्मूले के माध्यम से n-1/2 की बात किया गया। कितने हैं? 5। यन जहां यन संख्या रिप्रेजेंट करेगी कि कई लोग हैं, 4 लोग हैं कि 5 लोग हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ कितने अतिथि आए थे? 5 अतिथि आए थे। हाथ मिलाने की संख्या बराबर n-1/2, जहां n संख्या रिप्रेजेंट करेगा, n मीन्स मेहमानों की संख्या की बात करेगा, पार्टी की n की संख्या की बात करें, n की जगह 5 रखिए। 5 1/2, 5 × 4/2 यानी 2, यानी 10। देखिए इस टाइप का भी आपका 10 आया और ये बेसिक भी आपको 10 की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए किसी समारोह में सेम क्वेश्चन आ गया। किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाते, यदि कुल 36 बार हाथ मिलाए तो समारोह में कितने व्यक्ति थे? सेम क्वेश्चन। तो हाथ मिलाने की संख्या, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप इसको हल कर लेंगे। हाथ मिलाने की संख्या, मिलाने की संख्या, इसमें और उसमें अंतर था। इसमें हाथ 36 बार हाथ मिलाएंगे, 36 बार हाथ मिलाया गया है तो कितने लोग थे? तो n-1/2, जहां n जो है ये हाथ मिलानों की संख्या कितनी है? 36 बराबर n-1/2।
इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। 36 गुना 72 बराबर है n स्क्वायर माइनस n, या इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n माइनस 72 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 8 इंटू 9 आएगा, 8 इंटू 9 आएगा, तो इसकी संख्या आएगी आंसर में 9। इसका गुणनखंड कर लेंगे, 8 9 72, 9 में से 8 गया है, यानी 8 में से 9 गया -1 की बात करेंगे तो इसके आंसर आएगा। तो इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है, चाहे ऑनलाइन की बात करें चाहे ऑफलाइन की बात करते हैं, आपको वहां पर क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये आपका 4 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, जो भी क्वेश्चन की बात किया गया। एक क्वेश्चन में कहा गया कि एक ऑनलाइन परीक्षा में 200 अंकों के 22 प्रश्न हैं। परीक्षा में 4 अंकों वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो है 4 अंक वाले हैं, और 4 अंक वाले हैं, इसमें ना के प्रश्न हैं, और 5 अंकों वाले बहुविकल्पी प्रश्न सम्मिलित हैं। तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देख लीजिए, मान लीजिए कि बहुविकल्पी के प्रश्न, बहुविकल्पी की बात करते हैं, बहुविकल्पी की बात करते हैं। तो बहुविकल्पी वाले जो की बात किया गया, तो मान लीजिए बहुविकल्पी के x प्रश्न, तो बहुविकल्पी वाले कितने हैं? 5 हैं, तो इसमें 5 का गुणा कर लीजिए। अब कुल टोटल आपके प्रश्न है 22, तो यहां से टोटल 22 की बात करते हैं, तो ये x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कितना? ये 22 माइनस x की बात करेंगे तो बहुविकल्पी वाले 5 की बात किया गया, और इसको आप ना के प्रश्न 4 की बात किया गया, बराबर टोटल कितने हैं? टोटल आपके अंक 200 हैं। इनको हल कर लेंगे तो 5x एक गुणा कर लीजिए, 22 चौका 88 माइनस 4x बराबर 200 की बात करेंगे तो एक x बराबर हो जाएगा 200 में से 88 आप हटा दीजिए। ये आपको 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, यानी x बराबर कितने आया? 112। यानी आपके 22 प्रश्न थे, 22 में से कुछ बहुविकल्पी थे और कुछ जो है आपके 4 नंबर वाले थे, कुछ 5 नंबर वाले थे। हाँ ना के इन्हीं प्रश्नों को मैंने 5 के रूप में बांट लिया, 4 के रूप में मान लीजिए एक x था तो दूसरा 22 माइनस x हो जाएगा। 5 वाले मान लीजिए 5 का गुणा कर दीजिए और 4 वाले में 4 का गुणा कर लीजिए। इन दोनों का नंबर आपको पता है कि 200, इसको हल कर लीजिए, यानी कुल टोटल नंबर आ गया, आपका आंसर आ गया बहुविकल्पी वाले, यानी परीक्षा में कितने प्रश्न थे? 112 प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो वो कितने? यानी उपहार की संख्या अलग है, उपहार की जो संख्या अलग की बात किया गया और वहां पर हाथ मिलाने की संख्या अलग होती। तो उपहार वाले में क्या होता है? उपहार के लिए, क्योंकि सब व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देंगे, बस हाथ मिला के नहीं, जैसे 5 लोग हैं तो 5 लोग एक दूसरे को उपहार देंगे, यानी सभी को उपहार मिलना चाहिए। तो ऐसे संख्या, उपहार की संख्या, उपहार की बात करेंगे तो n-1 की बात करेंगे। कुल कितने व्यक्ति थे? 10। तो 10 माइनस 1 यानी 10 गुणा 9 बराबर कुल कितने उपहार आए होंगे? 90। जैसे आप किसी के यहाँ बर्थडे आता है तो सभी व्यक्ति उपहार लाते हैं, लेकिन जिसके यहाँ बर्थडे होता है वो तो नहीं लाता है, लेकिन सब लोग लाते हैं। तो यानी इस प्रकार उपहार की संख्या ज्ञात करेंगे कि उपहार की संख्या के लिए, ये आपको मैंने डायरेक्टली बताया, n-1 10 × 9 यानी टोटल आपके 90 उपहार हुए। इस तरीके से आप इसको हल कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करेंगे हम लोग। देखिए, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग। एक क्वेश्चन हाईकोर्ट का क्वेश्चन था, अभी जो पिछला वाला हाईकोर्ट हुआ था, एक क्वेश्चन हाईकोर्ट में आया था, विषम संख्या और सम संख्या का योग क्या होगा। ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में ऐसे ही आप जानते हैं कि यदि मैथ आप पढ़ते हैं, मैथ में जोड़ घटाना आपको आता है, तो विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए, एक विषम संख्या ले लीजिए, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं, विषम संख्या 2, और एक सम संख्या ले लीजिए। विषम संख्या की बात करते हैं, विषम संख्या मान लीजिए 3 है, और सम संख्या की बात करते हैं, सम संख्या की बात करते हैं, तो सम संख्या मान लीजिए 4 ले लीजिए। तो इनका योग 4 3 7, यानी इससे स्पष्ट हो गया
कि विषम संख्या और सम संख्या का योग सदैव विषम संख्या होती है। क्लियर दोस्तों? चाहे जो क्वेश्चन किया, चाहे 5 + 4 की बात करें 9, यानी विषम संख्या और सम संख्या का योग, याद कर लीजिए, विषम संख्या और सम संख्या का योग सदैव विषम संख्या आती, क्या आती है? विषम संख्या आती है, विषम संख्या आती है, विषम संख्या आती है। क्लियर? ये नोट में स्पष्टली है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूं कि विषम संख्या और सम संख्या का योग सदैव विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट का अंतिम क्वेश्चन और आज की वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लाया हूं। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको देखना। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है? नेचुरल नंबर। तो रूट n क्या है? रूट n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या बनेगी, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय, कभी प्राकृतिक व कभी अपरिमेय। इसमें बहुत से बच्चों का कमेंट आएगा कि सर ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जरूर इस प्रश्न पर मैं देखूंगा आप सभी का कि क्या कमेंट है, आप इसको कर पाते हैं कि नहीं, क्या इस क्वेश्चन को आप फेस कर पाते हैं कि नहीं। यदि आप फेस कर लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पढ़ाई में जितने भी स्टूडेंट, जितने भी छात्र हैं इस इंस्टीट्यूट में, क्या आप इंस्टीट्यूट या क्लब इंस्टीट्यूट में क्या मेरा वीडियो आप लाइक को पसंद करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं जरूर आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं आपको सलूशन इसका बताना चाहता हूं। ऐसे ही मैं क्वेश्चन और आपको दे दूंगा। देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या रूट n एक क्या है? तो आप इसको सॉल्व कैसे? आपके दिमाग में आके फिर इसमें तो सर जी कुछ दिए नहीं भैया, हाँ कुछ नहीं दिए हैं तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको भी आपको देखना होगा भाई, हाँ। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का सबसे मेन तरीका क्या है? तो यदि n क्या होता है? नेचुरल नंबर। n क्या होता है? आपका नेचुरल नंबर होता है, यानी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाता है। तो n प्राकृतिक संख्या को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सदैव 1 से स्टार्ट होती है, सदैव 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। तो अब देखिए, जहां n की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका सलूशन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं कि सलूशन में क्या आपका आंसर आएगा। तो n रूट n, अब इसको n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू आप फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे? रूट n है, n है, तो n का मान पहला हम 1 लेते हैं, तो क्या आएगा? √1। तो √1 का वर्गमूल क्या आता है? दोस्तों 1 आता है, √1 की वैल्यू 1 ही होती है। अब दूसरा 2 ले लीजिए, तो n की जगह हम 2 लेते हैं, n का यानी √2, तो √2 को क्या हल कर सकते हैं? नहीं, तो √2 आएगा। अगर √3 की 3 लेते हैं तो क्या आएगा? √3 आएगा, यानी √3 आएगा। 4 लेते हैं तो 2 आएगा। तो आपको क्या स्पष्ट मिल रहा है? 4 लेते हैं, 5 लेते हैं तो 5 आएगा। ऐसे ही देखिए, हमेशा एक प्राकृतिक आ रही नहीं आ रही है, हमेशा एक परिमेय आ रही नहीं आ रही, इसमें अपरिमेय भी जुड़ रहा है, 1 √3, ऐसा हमेशा एक अपरिमेय, वो भी संख्या नहीं है। तो अब क्या है? कभी प्राकृतिक, कभी देखिए 1 2 3 5 7 ऐसे बढ़ा ना, 9 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आ रहा है, यानी कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय की बात कर रहे हैं।